आज हम लोग शेखर जोशी की दाजू कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं कहानी की चर्चा करने से पहले हम लोग लेखक परिचय जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें शेखर जोशी ने किस तरह का साहित्य लिखा और कहानी के अलावा उन्होंने कौन कौन से गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। शेखर जोशी जो है नई कहानी के आरंभिक दौर में एक महत्वपूर्ण कहानीकार, सचेत व सक्रिय दिखाई देते हैं। उनकी कहानियों में आपको सामाजिक संघर्ष व परिवर्तन की आकांक्षा पूरी तीव्रता के साथ स्पष्ट दिखाई देगी। उन्होंने कम संख्या में कहानियाँ लिखी हैं, जिस तरह से आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बहुत कम कहानियों के द्वारा अपने साहित्य का परिचय दिया है, इसी तरह से शेखर जोशी भी कहानी के प्रारंभिक दौर में चंद्रधर शर्मा ने मात्र 3 कहानियाँ लिख करके और कहानी जगत को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसमें अपना नाम उन्होंने बनाया था। उसी तरह शेखर जोशी ने भी बहुत संख्या में बहुत कम कहानियाँ लिखी हैं, परंतु उनकी कहानियाँ बेहद प्रभावशाली हैं। उन्होंने अपनी कहानी पत्रिका के माध्यम से अपनी कहानियों को पाठकों के समक्ष रखा। सन 1958 में उनका प्रथम कहानी संग्रह कोसी का गठवार प्रकाशित हुआ, जो कि काफ़ी चर्चित कहानी संग्रहों में से एक है। अपने समय के अग्रणी कहानीकारों में वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शेखर जोशी ने लगभग 1955-56 में अपनी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था और 1958 में उनका कोसी का गठवार कहानी संग्रह पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद उनका जो है बदबू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। कोसी का गठवार और बदबू उनकी बेहद चर्चित कहानियाँ रही हैं। वे आज भी प्रासंगिक हैं इन सामाजिक संदर्भों में। उन्होंने अधिक मात्रा में कहानियाँ नहीं लिखी, फिर भी वे हिंदी के एक सफल कहानीकार के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। जिस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिख करके और प्रारंभिक कहानी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वैसे ही आधुनिक कहानी में शेखर जोशी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी लगभग सभी कहानियाँ उनके साथ के लोग संकलन में प्रकाशित हुई हैं। अपने समय में उनकी कहानियाँ नई कहानियाँ ज्ञानोदय, सारिका जैसी पत्रिकाओं में छपी हैं। शेखर जोशी की चर्चा नई कहानीकारों के उस तरह नहीं हुई जो योजनाबद्ध तरीके से अपने को प्रक्षिप्त कर रहे थे। अमरकांत और शेखर जोशी ऐसे कहानीकार हैं जो नई कहानी के प्रवाह मंडल से बाहर रहे हैं, अर्थात उन्होंने एक विशेष कहानी को अपने आप की कला में बांधने की कोशिश नहीं करी है। उनकी आरंभिक कहानियाँ सहज और आसान किस्म की सी लगती हैं, किंतु शेखर जोशी की कहानियाँ क्या हैं, साधारण नहीं हैं। शेखर जोशी ने पहाड़ी जीवन की कहानियाँ लिखी हैं अधिकांश, जिसमें वे पहाड़ी जीवन की सादगी और गरीबी को रूपायित करते हैं। पहाड़ी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गरीबी के कारण उनका सारा प्राकृतिक वैभव और विकृत लगने लगता है। कथा व्यथा कहानी में बुढ़िया जीवंती के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन की व्यथा को दुस्वप्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी समर्पण कहानी, आखिरी टुकड़ा, मेंटल और सीढ़ियाँ आदि कहानियों में समाजशास्त्रीय संदर्भों को शेखर जोशी ने पूरी रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। साथ के लोग और मृत्यु जैसी कहानियों में शेखर जोशी सामाजिक संलग्नता की मूल आवश्यकता पर बल देते हैं, अर्थात परिवर्तन पर। जो साथ रहते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी संलग्नता पर मूल जोर देते हैं। शेखर जोशी की बदबू कहानी प्रतीकात्मकता के साथ अनेक तरह की गूंजों को व्यक्त करती है। इस कहानी का मजदूर तभी तक जिंदा है जब तक वह अपने हाथ से बदबू महसूस कर रहा है। यह बदबू ही उसकी प्रतिरोधक शक्ति का
प्रतीक है। इसके लिए इस विषय में डॉक्टर विजय मोहन का कथन सटीक है कि यह न केवल एक मजदूर तथा मालिकों के रिश्ते पर लिखी प्रारंभिक हिंदी कहानियों में से है, बल्कि इस सिलसिले में गहरी प्रतिरोधात्मकता व्यक्त करने वाली कहानियों में से भी एक है। निश्चय ही कहानी कम लिखने के बावजूद शेखर जोशी हिंदी के एक समर्थ कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब आपकी जो सिलेबस में दाजू कहानी है उसका हम लोग मूल सारांश देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी 1979 में प्रकाशित हुई थी। इसमें कवि ने भावुकता से ग्रस्त व एक साधारण सी ये कहानी लगती है, लेकिन डॉक्टर विजय मोहन ने ठीक लिखा है कि कहानी भावुकता की अपेक्षा उसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ों को रेखांकित करती है। वह है वर्गभेद को, कि ये कहानी जो है वर्गभेद को, भावुकता के बजाय ये वर्गभेद को हमारे सामने रखती है। वह खौफनाक वर्गभेद जो अपने घर, परिवार और प्रदेश के आदमी को भी अपना आदमी नहीं रहने देता और इसी तरह आदमी को आदमी भी नहीं बने रहने देता है। इस कहानी की खूबी यह है कि शेखर जोशी ने वर्गभेद को रेखांकित करने के लिए बिना किसी फॉर्मूले का इसमें उपयोग नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि ये कहानी जो है उस दौर की सारी कहानियों में वर्गभेद की वास्तविकता को इतनी सहजता के साथ उजागर करने वाली कोई कहानी नहीं मिलती इस कहानी के बराबर। जैसे कि आपकी राजा निर्बंसिया जो कि कमलेश्वर की है को हम भावुकता की कहानी कह सकते हैं, पर दाजू को नहीं। अर्थात विजय मोहन ने इस कहानी को जो है वर्गभेद की कहानी माना है, ना कि भावुकता की कहानी तो हम आपकी कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया को ले सकते हैं। इसलिए इस कहानी में कवि ने जो है आपके वर्गभेद को हमारे सामने बताने की कोशिश करी है और किस तरह भावुकता के समावेश में होकर वह कहानी की आगे बढ़ती है। तो इस कहानी में लेखक ने जो है उस वास्तविक सच्चाई को हमारे सामने रखने की कोशिश करी है जो कि पहाड़ी जीवन पर रहने वाले लोग भुगतते हैं या उसको सहते हैं। हम लोग कहानी की चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण अंशों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। चौक से निकलकर बाईं ओर बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है। वहीं जगदीश बाबू ने पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ा आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्तों पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आँखों की चंचलता देखकर उनकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष का ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उनकी रही होगी। आध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज़ पर से प्लेटें उठा रहा था। जब वे पास ही के कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है कि इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में भी रहकर सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपना तो ही, पर यह अकारण नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। अर्थात
व्यक्ति सबके बीच होते हुए भी कई बार अपने आप को अकेला महसूस करता है, परंतु कई बार व्यक्ति प्रकृति के साथ अकेला होता हुआ भी उसके मन में जो है शून्यपन का अभाव नहीं होता। ये तो उस व्यक्ति के वहाँ के वातावरण के प्रति अपने आप को सामंजस्य करने की और अपने आप को काम करने की शैली या उसकी आवश्यकता, इन सब बहुत सारी बातों पर यह निर्भर करता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में वहाँ रह रहा है और कितना वह अपना काम मन लगा के कर रहा है। उसको ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया है, वह अपनी इच्छा से यहाँ आया है। तो ये बहुत सारी इस अनुभव की क्या होती हैं, अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, जिसमें व्यक्ति सबके बीच में रहकर अकेला होता है और कभी व्यक्ति अकेला रहकर भी अकेलेपन का उसमें अभाव नहीं होता। तो ये तो समय परिस्थिति की बात है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है, अर्थात अपनेपन से अलग है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, और पर आज लगता है नहीं कि यह अपना है। अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने ही निकट के शहर के कैफ़े, होटल इत्यादि। तो जगदीश बाबू जो हैं अपने स्थान को छोड़ करके और दूसरे काम के लिए यहाँ इस दूसरे शहर में आए हुए हैं, और यहाँ आने पर उनको जो है कैसा महसूस हो रहा है इसका वर्णन कवि ने इसमें कर रहे हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। अर्थात उन्हें एक अपनापन सा लगा और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उन्हें पहाड़ और ज़िले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न में संकोच में उन्हें डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उन्हें संकोच हुआ, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो बहुत दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। अर्थात शायद क्योंकि अल्मोड़ा तो एक शहर है और उससे दूर उसकी गांव की कैसी कल्पना होगी, तो वह बालक अपनी पूरी बात सही नहीं बताता है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लागो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा कि जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा मानो वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का यत्न कर रहा हो। अर्थात वह भी बालक उसके पास के गांव का सुन करके और परिचय पा करके थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, परंतु अपनी सीमा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ काम करना है उसको, तो वह खोया खोया सा चला जाता है बालक। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा। ईजा का मतलब यहाँ माँ है, बाबा, दादा, दादी, भूली छोटी बहन के लिए कह रहा है, और दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी निकट छाया जान पड़ी? ईजा। माँ नहीं, बाबा नहीं, दादी, भूली नहीं, दाजू, अर्थात एक बड़े भाई के रूप में उनको मदन जगदीश बाबू नजर आने लगे। 2-4 दिनों में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच का अजनबीपन की खाई जो है दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जोहिन
दाजू आज तो बहुत ठंड है, दाजू क्या यहाँ भी हूँ हिम पड़ेगा। अर्थात वह आपस में लोकल शब्दों के साथ, स्थानीय शब्दों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बाय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर आते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजू। दूसरी टेबल से मदन की आवाज़ सुनाई देती। मदन दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। अर्थात जगदीश बाबू के रूप में उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे यहाँ मेरे कोई बड़े भाई हैं और मैं उनकी जो है यहाँ पर कर रहा हूँ उस बात को। तो वह रिश्ता धीरे धीरे अपने आप बनने लग जाता है। हम जब पराए देश में रह करके और जब हम अपने देश के निकट के लोगों को पाते हैं तो एक अपनेपन का होने का जो भाव है वो अपने आप ही यहाँ झलकने लग जाता है, जो कि हमें मदन की आवाज़ से झलक रहा है। ठीक है, आगे की कहानी हम लोग कल देखें।